आज हम लोग गति के भाग 2 को देखेंगे और कोशिश होगी कि इस वीडियो में गति नामक चैप्टर को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं त्वरण एक्सेलरेशन क्या होता है। इसके पहले वाली बात हम इसके पहले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने इसके पहला गति भाग 1 नहीं देखा है तो भाग 1 पहले देख लीजिए, तब भाग 2 देखिए, क्योंकि भाग 1 देखने के बाद ही भाग 2 समझ में आएगा। तो डायरेक्ट यदि भाग 1 भाग 2 देखिएगा तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। चलिए, अब ये तो आपकी मर्जी के ऊपर है कि आप क्या देखिएगा क्या नहीं देखिएगा, क्या समझिएगा क्या नहीं समझिएगा, आपकी मर्जी, जो मर्जी वो समझिए। पहले देखिए त्वरण एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, तो किसी वस्तु के वेग में एकांक समय में होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में एकांक समय में होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं? त्वरण। सीधा बोला जा सकता है कि वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। किसी को दिक्कत? जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु चल रही है, जैसे कि चलिए यहाँ से त्वरण। अब इसका परिभाषा देखिए, वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय क्या कहलाता है? त्वरण। इस परिभाषा से इसका सूत्र प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिएगा, परिभाषा से सूत्र प्राप्त हुआ है। आपको गणित में भी हमने बताया था, परिभाषा से उदाहरण बताया था। जैसे कि बताया था कि सम संख्या कौन संख्या है, तो ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो सम संख्या है। ये परिभाषा हो गया। अब वह संख्या जो 2 से विभाजित हो रही है उसको देखिएगा तो उदाहरण हो जाएगा। उसी प्रकार जब कहा जा रहा है कि किसी वस्तु में वेग में एकांक समय में, कुछ समय में वेग में जो परिवर्तन हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? त्वरण बोल रहे हैं। तो वेग है अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग। जैसे कि मैंने आपको गति में बताया था कि यहाँ से वस्तुएं चलना शुरू करती हैं वो क्या होता है? प्रारंभिक वेग, और जहां तक पहुंचती है वो अंतिम वेग। इसे u और इसे v द्वारा सूचित किया जाता है। तो हमेशा इससे v माइनस u, ठीक है ना, ये दोनों में जितना मतलब प्राप्त हुआ v माइनस u, एकांक समय अर्थात t समय, अर्थात e बराबर क्या प्राप्त हो गया आपका? v माइनस u बटा t। अर्थात ये आपका एक फार्मूला बन गया कि त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। कोई दिक्कत किसी को नहीं यहाँ तक? ठीक है ना। अब इसी को हम लोग सूत्र के रूप में लिख देंगे कि v माइनस u बटा t। समझ गए? अब एक्सेलरेशन के विषय में कुछ बातें जानते हैं कि एक्सेलरेशन होता क्या है। तो एक्सेलरेशन जो है एक सदिश राशि है। कौन राशि है? सदिश राशि है। इसका सही मात्रक वेग का मात्रक बटा समय होता है। वेग का सही मात्रक क्या था? बताया गया था परसों आपको, मीटर प्रति सेकंड। क्या था? मीटर प्रति सेकंड बटा सेकंड। यहाँ देखिए बोर्ड पे देखिए, मीटर प्रति सेकंड बटा सेकंड। 2 गो सेकंड है इसलिए सेकंड का पावर माइनस 2, मीटर सेकंड स्क्वायर हो गया। समझ बात? यहाँ पे बट्टा का मतलब हुआ मीटर बटा सेकंड, बटा सेकंड का मतलब हुआ मीटर बटा सेकंड, ठीक है ना। अब फिर बटा सेकंड, जब इसको हल करिएगा तो मीटर बटा सेकंड गुना 1 बटा सेकंड, अर्थात मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, अर्थात मीटर बटा सेकंड माइनस 2। समझ गए? यहाँ से क्या प्राप्त हो गया? त्वरण का एसआई मात्रक प्राप्त हुआ मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड माइनस 2। किसी कोई दिक्कत? सीजीएस मात्रक इसका सीएम सेकंड माइनस 2। कोई दिक्कत? ऋणात्मक त्वरण का दूसरा नाम मंदन होता है। ठीक है, त्वरण 2 प्रकार से होता है, एक धन में जाता है और एक ऋण में आता है। मतलब एक जो है बढ़ता है और एक जो है घटता है। तो जो घटता है उसको हम क्या बोलते हैं? मंदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंदन। और जो बढ़ता है उसको सिर्फ त्वरण के नाम से जाना जाता है। समझ गए? अब इसको हम समझेंगे कि कब घटता है कब बढ़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। त्वरण कितने प्रकार के होते हैं? तो त्वरण 2 प्रकार के होते हैं, एक समान त्वरण और एक असमान त्वरण। जैसे कि अभी हम लोग वेग का और चाल का पिछले वीडियो में चर्चा किए हैं, तो वो 3 प्रकार के हो रहे थे वेग। तो एक समान वेग, असमान वेग और औसत वेग। इसमें त्वरण में औसत त्वरण नहीं होता है। कुछ बेसिस बनाएंगे, कुछ सपोर्ट करेंगे, उसके सपोर्ट से वेग के सपोर्ट से चाल को याद किए, चाल के सपोर्ट से वेग को याद किए और उन दोनों के सपोर्ट से हम त्वरण को याद कर सकते हैं।
एक सपोर्ट बना करके अगर हम चलेंगे तो हमारी जो बनाई गई नोट्स हैं और हमारे दिमाग में बनाए गए जो याद करने के जो तौर तरीके हैं वो कभी बदलेंगे नहीं, अच्छे से मेरे पास रहेंगे। ठीक है, तो एक समान त्वरण यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है इसकी बात करते हैं। तो जब किसी वस्तु के वेग वेग परिवर्तन की दर नियत हो और उससे गति एक समान त्वरण से चली जा रही है, मतलब नियत हो, निश्चित रूप से वो चल रही हो। ठीक है, जैसे कि वेग और समय, जैसे कि 0 सेकंड में वेग 0 हो, 1 सेकंड में वेग 3 हो जाए, 2 सेकंड में वेग 6 हो जाए, 3 सेकंड में 9 हो जाए, मतलब 3-3 के अंतराल पे यह वस्तु समान 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से क्या हो रही है, चल रही है। तो यह क्या कहलाएगा, एक समान त्वरण कहलाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है बात। वही है जो जो चीजें वेग में थी, जो चीजें चाल में थी, वही चीजें यहाँ भी है, समझ रहे बात। फिर असमान त्वरण, जहां पर वस्तु की वेग और मतलब गति क्या हो रही हो, वेग में परिवर्तन की दर असमान हो, तो उस गति को क्या बोलेंगे, असमान त्वरण बोलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 0 सेकंड में 0 है, 1 सेकंड में वो 3 हो गया, दूसरे सेकंड में वो 7 हो गया, तीसरे सेकंड में वो 14 हो गया, मतलब अलग अलग है। कभी 3 मीटर प्रति स्क्वायर की स्पीड से चला गया, कभी 4 मीटर, कभी 7 मीटर। तो इसमें क्या हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, असमान त्वरण। इसमें क्या होगी स्थिति, या इसमें स्थिति कभी उसकी लिमिट नहीं होगी कि वो कितने मीटर त्वरण पे चल रही है। ठीक है, निश्चित किसमें होती है, एक समान त्वरण में। अब त्वरण कब शून्य होता है, त्वरण 0 कब हो जाता है, ना वो प्लस में होता है ना माइनस में होता है, 0 में भी हो जाता है। अभी हमने कहा था कुछ दिन पहले कि मतलब त्वरण जो है ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि कब वह 0 हो जाता है, तो वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा हो तो वहां त्वरण शून्य होता है। वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा, मतलब वेग सेम चल रहा हो एकदम, 1 सेकंड में 0, 1 सेकंड में 10, 1 सेकंड में 10 10 10, बस इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। या समय के साथ वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, यहाँ त्वरण क्या होगा, शून्य होगा, 0 होगा। समझ गए, कोई दिक्कत किसी को। चलिए आगे चलते हैं। गति के समीकरण किसे कहते हैं। अब गति जो हो रही है, जैसे कि मान लीजिए आपने v देखा, आपने u देखा, आपने t देखा और आपने a देख लिया। v मतलब अंतिम वेग, u मतलब प्रारंभिक वेग, t मतलब टाइम और a मतलब त्वरण। और जैसा कि आपने अभी जो है पिछले वीडियो में जो है विज्ञान और मापन नामक चैप्टर में आपने पढ़ा था कि इंग्लिश के पहले लेटर को हम क्या मानते हैं, संकेत मानते हैं, याद है, संकेत लिखने के तौर तरीके में। तो उसी के माध्यम से इसमें माना गया है। यूनिफॉर्म मतलब जहां शुरू होती है वहां u, t से टाइम, a से एक्सेलरेशन जो है, वेलोसिटी से है, मतलब वेलोसिटी होने के कारण पहला लेटर वेलोसिटी का v है, इसलिए इसको अंतिम वेग v से सूचित किया जाता है। u यूनिफॉर्मल स्पीड से, यूनिफॉर्म से मतलब u से है, और फिर t से टाइम और a से एक्सेलरेशन। तो इनको मिला करके गति हो रही है, इनको मिला के गति हो रही है। जैसे कि अभी हम लोग क्या देखे थे कि a बराबर v माइनस u बटा t, देखे थे ना। तो अब इसको अगर हम लोग ऊपर नीचे करते हैं अगर समीकरण के नियमानुसार, तो क्या हो जाएगा, ए टी फिर v माइनस यू। तो अगर u इधर आए तो क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी बराबर v। यहाँ एक समीकरण मिला, v बराबर u प्लस ए टी। तो क्या है, यही समीकरण है गति का समीकरण। किसी को दिक्कत यहाँ तक आ रहा है वीडियो में, ठीक। गति का समीकरण हो गया, रहने दीजिए, हो जाएगा उतना से, ठीक है। इधर कट नहीं रहा है तो फिर हाँ, तो गति का समीकरण ये कहलाएगा। किसी को दिक्कत नहीं। तो अब यहीं आप देखिए, अब ऐसे कई समीकरण आते हैं, सिर्फ यही नहीं है और भी समीकरण आते हैं, तो उसको थोड़ा देखा जाए। तो ऐसा समीकरण जिसमें विस्थापन वेग त्वरण समय के बीच संबंध दिखाया गया हो, क्या दिखाया गया हो, संबंध, ठीक है ना। विस्थापन और समय मतलब अंतिम वेग प्रारंभिक वेग के बीच संबंध दिखाया जा रहा हो, वह क्या कहलाता है, समीकरण, ठीक है ना। संबंध समझते हैं, रिलेशन की, हाँ यहाँ पे क्या रिलेशन है कि अंतिम वेग प्रारंभिक वेग और त्वरण और गुणनफल के योगफल के बराबर होता है।
अगर इसकी बात की तो क्या क्या कहा जाएगा कि अंतिम वेग प्रारंभिक वेग और त्वरण और समय के गुणनफल के बराबर के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। ये इसमें रिलेशन हो गया, संबंध हो गया। तो अब देखिए ये हो गया, तो उसे हम लोग गति के समीकरण कहते हैं। अब ग्राफ क्या है, ग्राफ किसे कहते हैं, तो दो चर राशियों के बीच संबंध को दर्शाने वाला एक सशक्त एवं सुविधाजनक विधि ग्राफ कहलाता है। ग्राफ आपको बताया गया है, जैसे कि मान लीजिए पहले से आप ग्राफ बनाए भी होंगे, तो यहाँ देखिए एक बार मान लीजिए दो रेखा हो गया। ग्राफ में क्या होता है, एक रेखा ऐसी होती है, एक रेखा ऐसी होती है, फिर ऐसी होती है, 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 ऐसी मतलब ऐसे बढ़ती रहती है। सुन रहे हैं, इसके मीन बिंदु को वहां पे जीरो मान करके इसको ग्राफ किया जाता है। तो दो रेखाओं पे जुड़ी हुई आकृति होती है या तो वही है, दो राशियों की तुलना करता है कि एक राशि इतनी है, दूसरी राशि कितनी होगी। अगर स्पीड 5 की है तो दूरी वह 10 प्राप्त कर रहा है, और स्पीड 10 की है तो दूरी वह 20 प्राप्त कर रहा है, तो उससे ग्राफ निकल रहा है। तो इसी स्थिति को क्या बोलते हैं, सुविधाजनक विधि को ग्राफ कहते हैं। और इन दोनों राशियों में से एक स्वतंत्र होती है तो दूसरे उस पर निर्भर होती है। एक स्वतंत्र रूप से घटती बढ़ती है और दूसरा जैसे घटती है जैसे बढ़ती है वैसे वो भी घटती बढ़ती है। इससे कोई दिक्कत, समझ रहे बात। एक निश्चित है, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ाने वाले जो कार्य कर रहे हैं उसमें टाइम निश्चित है कि टाइम तो अपने समय पे बढ़ेगा ही। अब हम उसमें किस स्पीड से पढ़ा के कितना पढ़ा दे रहे हैं वो हमारी दूसरी घटती बढ़ती रहती है। अब इन दोनों स्थितियों की यदि ग्राफ पे देखने की कोशिश किया जाए तो वह ग्राफ कहलाती है। समझ रहे हैं, किसी को दिक्कत, आगे चले ना। चलिए तब आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए समय स्वतंत्र राशि, देखिए आगे उदाहरण के लिए समय है जो स्वतंत्र राशि है, जो अपने हिसाब से चल रही है, लेकिन आपको अपने हिसाब से अपना मेंटेन करना है। ठीक है, चलिए ग्राफीय विधि द्वारा v बराबर, यही ग्राफ है, ग्राफीय विधि द्वारा जो है आपको v बराबर u प्लस ए टी सिद्ध करना है। जो गति के जो समीकरण है इसको आपको सिद्ध करके दिखाने हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है ग्राफीय विधि माना कि वस्तु है, माना कि एक वस्तु है, वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, u प्रारंभिक वेग है यहाँ पर देख रहे हैं, और एक समान त्वरित गति से चल करके t समय में वह s विस्थापन दूरी तय करती है, तो उसके बाद वो उसका वेग v हो जाता है। तो त्वरण उसका वेग जो u में s समय लगा करके, यह समय लगा के, यह समय हो गया, यह जो है समय का ग्राफ हो गया, समय की लाइन हो गई, और यह जो है गति की लाइन हो गई। तो u से वो शुरू करती है और वह कहाँ तक, v तक पहुंचती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि v बराबर u प्लस ए टी कैसे होता है। तो देखिए विस्थापन मान लिया गया, इस वीडियो को रोक करके आप इतना लिख सकते हैं, और लिखने के बाद सूत्र क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग में परिवर्तन v माइनस u होता है बराबर t बटा t। अब हल कीजिएगा तो v बराबर u प्लस ए टी, गति का प्रथम समीकरण, यह क्या कहलाता है, गति का प्रथम समीकरण समीकरण आपको प्राप्त होगा, जो मैं आपको पहले ही करके दिखा चुका हूँ। समझ गए। अब देखिए, अब गति का दूसरा समीकरण होता है s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो फैक्ट यहाँ पे है कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन s देता है। यहाँ पे आपको समझ में थोड़ा सी दिक्कत हो रहा है, चलिए इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बना करके इसको समझाऊंगा। s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को मैं दूसरे वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि इसमें जो है अब वेग समय ग्राफ क्या होता है इसके विषय में चर्चा भी नहीं हुआ है। तो हम एक और वीडियो बनाएंगे गति का, जिसमें वेग समय ग्राफ की चर्चा कराई जाएगी, उसके बाद यह चीजें समझ में आएंगी। तो इसको फिलहाल अभी छोड़ते हैं, अगला पेज देखते हैं। अगला पेज क्या है, वो अगले पेज में वेग समय ग्राफ की चर्चा की गई है। अर्थात अब हम लोग को वेग समय ग्राफ पहले पढ़ लेना पड़ेगा, तब जाकर के हम गति के दूसरे समीकरण को, पहला समीकरण को हम सिद्ध कर लिए। गति के 3 समीकरण होते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, फिर s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ac। ठीक है, तो एक समीकरण को हम सिद्ध कर दिए, 2 समीकरण को सिद्ध करने के लिए हमको वेग समय ग्राफ पहले लेकर के आना पड़ेगा, और तब वेग समय ग्राफ को समझने के बाद हम इसको करेंगे। अब आगे अब आप लोग का काम यह है कि 2 वीडियो में जितने बातें कर दी गई हैं उसके माध्यम से आप अपने नोट्स बना सकते हैं, और उसके माध्यम से आप अपने प्रश्न उत्तर को भी लिख सकते हैं। अब इस वीडियो में 2 चीजें बाकी हैं, वेग समय ग्राफ पढ़ाने हैं हमको, वेग समय ढाल, ग्राफ को ढाल भी कहा जाता है, उस ढाल को पढ़ाने हैं, और उसके बाद ये 2 चीजों को जो है सिद्ध करने हैं, और सिद्ध करने के बाद आपको दिखाने का प्रयत्न करना है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है, और मैं आशा करूंगा कि आप जो हैं इसके बाद अब आपके मतलब पाठ्य पुस्तक में अभ्यास में क्वेश्चन से दिए गए हैं ना,
उस क्वेश्चन आंसर को बनाने की कोशिश करिए। तब तक मैं ब्रेक समय ग्राफ का जो है मतलब नोट्स बना करके फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा, और आशा रखूंगा कि आपने क्लास को समझा होगा और आप मेहनत करिए, हम भी मेहनत करेंगे। दोनों आदमी जब मेहनत करेगा तभी जाकर के सफलता मिल सकती है। आप हमारे मेहनत की कदर करें और हम आपकी मेहनत की कदर करें, ऐसा ही हम आशा रखते हैं। तभी जाकर के हम लोग एक दूसरे से मिल करके सफलता को हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ आज की मेरी क्लास समाप्त होती है। मैं अगले किसी क्लास में किसी अन्य वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा।